वरदाल जी आवाज आ रही है? वरदाल जी नमस्कार। जय विश्वकर्मा जी। प्रणाम, कैसे हो? जय श्री विश्वकर्मा। और घर में सब ठीक है? सब बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्पेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार को नमस्कार। कैलाश जी को भी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार आपको भी। सबको नमस्कार। जय विश्वकर्मा जय जी। श्री विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा जी के साथ। यस। दीपक जी हैं प्रतापगढ़ से। हाँ हाँ पंडित जी को नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार को। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री जय विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा जी। कैसे हो अशोक जी? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यारेलाल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर। प्यारेलाल जी को नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। सर, 2 बार किया मैंने। 2 बार किया सर, आप 4 बार हमारी तरफ से। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे नेमू जी? सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। ठीक है सर, सब बिल्कुल देवीलाल रेडी जी है। तो बात ही नहीं कर रहे। देवीलाल जी तो चुप है क्या? चिंगम नहीं सर, सुन रहा हूँ। अभी बड़ों जी की को? बात चल रही है सर, मैं बीच में छोटा नहीं कूदूंगी। अरे नहीं हमारे भाई हो, आप भी बोल सकते हो। ऐसी क्या बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़े बड़े फूल लगा रखे हैं आपने पीछे। बड़े यहाँ तो ठंड। देवीलाल जी ने बड़े फूल। गिरीश जी को गिरीश जी नमस्कार। नमस्ते जी सर। नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हो? बस अच्छा हूँ सर। बस अच्छा हूँ सर। नमस्कार। सबको जय श्री विश्वकर्मा जी की। जय श्री विश्वकर्मा। दीपक जी को नमस्कार। लेकिन ये नाम लिखा है। सभी को जय विश्वकर्मा जी की। जय विश्वकर्मा जी की जय बात श्री विश्वकर्मा। जय श्री- भारती बहन कैसी हैं आप? कर दे मैं तो फोन। अभी 15 मिनट हो गए, शुरू करें? हाँ चालू कर दो। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। हमारी कोशिश है कि जिस भी तरीके से संभव हो हम आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहें और ये वर्चुअल मीटिंग एक बहुत बहुत अच्छा साधन है। उधम जी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सभी साथियों को भी नमस्कार, जो भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं नमस्ते सभी सर। साथी। उधम सिंह जी नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। सभी भाइयों से मैं उधम जी का एक बार परिचय करा देता हूँ। उधम जी जांगीड़ फरीदाबाद के निवासी हैं। काफी समय से जांगीड़ महासभा में भी कार्यरत हैं, सेवारत हैं और अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन में भी मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं और सचिव के पद पर नियुक्त हैं। इनका बहुत योगदान मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी सलाह मिलती हैं और आप सभी भी किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो आप उधम जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अशोक जी भी बहुत सहायक हैं, उनसे भी मैं सलाह लेता रहता हूँ और हम आपस की समझबूझ से इन सब चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि वर्चुअल मीटिंग चलाया पूरा। हेलो, हाँ जी। अशोक जी ने तो अभी पूरा हिंदुस्तान का कंट्रोल रखा हाथ में। हाँ हाँ जागीर हाँ महासभा का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो मैं कह रहा था कि वर्चुअल मीटिंग जो एक बहुत अच्छा साधन है, हम अपने घर से ही जुड़ सकते हैं और इस प्रकार से हमें ज्यादा संपर्क में रहने की कोशिश करनी है। जैसे भी संभव हो वर्चुअल मीटिंग हमें 15 दिन में एक बार जरूर करनी चाहिए। आप अपने स्थानीय स्तर पे करें, आप जिले के स्तर पे करें, संभागीय स्तर पे करें। यह निरंतर होते रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस प्रक्रिया को सीखें, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सदस्य के पास अभी स्मार्टफोन जिसके पास है उसके पास ये जूम एप्लीकेशन डाउनलोडेड हो ये जरूरी नहीं है। तो ये हमें फोन करके कंफर्म करना है क्या आपके पास जूम डाउनलोडेड है या नहीं है, जूम एप्लीकेशन। क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो जूम के माध्यम से हो रही है, तो ज्यादातर घरों में जूम एप्लीकेशन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने बड़े सदस्य जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, घर में वरिष्ठ हैं, उनको यह पूछ के कंफर्म करना है कि क्या आपको जूम आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो बच्चों की मदद थोड़ी लेके वो सीख सकते हैं। और हम आपस में कोशिश करके इस चीज को जितना जल्दी क्रियान्वित करें उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सदस्य कंफर्टेबल हो जाएं इसको प्रयोग करने में, तो हमारे लिए कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आमने सामने या साक्षात मीटिंग जो होती है वो हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी जल्दी हम इस माध्यम से कर सकते हैं। तो सबको जूम का प्रयोग करना आना चाहिए, और जिन भाइयों और बहनों को आता है उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने बाकी सदस्यों को भी इसका प्रयोग सिखाएं और उनको इस कंट्रोल में लेकर आए। आज की जो हमारी ये सभा है इसका मेन मकसद है हम आपस में थोड़ी अपने व्यवस्था की चर्चा करें, इसकी व्यवस्था की बात करें। और इसके अंदर मैं कुछ जानकारियां आपसे शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो आपको शायद उनके बारे में पता होगा, फिर भी एक प्रकार से दोहरा देना चाहता हूं कि हम जनगणना के तहत एक विश्वकर्मा संख्या हर सदस्य को देते हैं। उसका क्या महत्व है, हमने हर सदस्य को किसी न किसी इकाई के साथ जोड़ा है, उनको ब्रांच कोड दिए गए हैं। ब्रांच कोड का क्या महत्व है, और हम हर अधिकारी को कुछ न कुछ पद भी देते हैं, तो पद का क्या मतलब है और उस पद के साथ क्या जिम्मेवारियां जुड़ी हुई हैं। कुछ इस प्रकार की बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, और उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे उन सवालों पे गौर फरमाया जाएगा। आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको सुना जाएगा, और कोई भी प्रश्न हो आप खुल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के, जैसे कि आपको पता है, 5 हमने लक्ष्य नियुक्त किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है वो है जनगणना का। अब जनगणना के लिए अनिवार्य है कि हम हर किसी एक सदस्य को एक संख्या ऐसी अंकित करें जो कि दोहराई ना जाए, क्योंकि नाम एक ही नाम कई बार हो सकते हैं, आ सकते हैं, एक ही सरनेम कई बार रिपीट हो सकते हैं। मतलब आप अगर रमेश जांगड़ा को ढूंढने लगे तो अपने भारत के अंदर पता नहीं 50 रमेश जांगड़ा होंगे, मगर कौन सा स्पेसिफिक संख्या जो उसको दी जाती है वो उसको हम विश्वकर्मा संख्या बोलकर अंकित करते हैं। तो जब भी हम किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति देते हैं तो उसका एक पोस्टर इशू करते हैं, उस पोस्टर पे वो जनगणना संख्या हम भेजते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त भी व्हाट्सएप के माध्यम से वो संख्या हम आपको भेजते हैं। तो विश्वकर्मा संख्या जो वीके संख्या है वो आपका एक स्पेसिफिक नंबर है, आपका यूनिक नंबर है। वो हर सदस्य को अपना वीके नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। हर सदस्य को
समाज के हर सदस्य को हमें जनगणना के तहत रजिस्टर करना है। ये जरूरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो करना है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रक्रिया में रजिस्टर हो चुके हो, दोबारा जब कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दोबारा से जनगणना के लिए अंकित होने की जरूरत होती है, या वहां पे जनगणना का कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है, तो आपको जरूरत हो सकती है कि भाई मैं रजिस्टर हूं या नहीं हूं, मुझे कैसे पता चले। तो यह चीज आप वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सदस्य परिवार के रजिस्टर हो चुके हैं और कौन से होने बाकी हैं। ये वेबसाइट के माध्यम से चेक किया जा सकता है। किसी सभा के अंदर मैं ये विस्तार से आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये चेक करनी है। तो बाकी के जो सदस्य हैं परिवार के, उनको रजिस्टर किया जा सकता है। जनगणना के तहत हम परिवार के हर सदस्य को रजिस्टर कर रहे हैं। हर सदस्य का मतलब चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का सदस्य हो, क्योंकि हम संपूर्ण विश्वकर्मा समाज की जनगणना करना चाहते हैं, इसलिए हर सदस्य का रजिस्ट्रेशन उसमें होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन हम एक प्राथमिक सदस्यता के माध्यम से ले रहे हैं, और प्राथमिक सदस्यता का जो शुल्क हमने रखा हुआ है उसमें 10 रुपए का वो रखा हुआ है, ताकि हमारे इस प्रोसेस के जो खर्चे हैं वो इससे कवर अप हो जाएं और ये प्रक्रिया अपने निश्चित गोल तक पहुंचे। तो उसके लिए एक छोटी सी सहायता राशि साथ में रखी हुई है। ठीक है, ये जहां पर भी जनगणना होगी, जहां पर भी कोई सभा होती है, मीटिंग होती है, वहां पे जो जो सदस्य जुड़ते हैं वो अपने अपने परिवारों का वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 10 रुपए की रसीद बुक जो है वो गिरीश जी के पास उपलब्ध है। तो जहाँ पे भी जो भी अध्यक्ष हैं अपने इकाइयों के लिए करना चाहते हैं, वो गिरीश जी से वो कॉपियां मंगवा के अपनी जनगणना उस हिसाब से कर सकते हैं। उसमें रसीद के अंदर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नहीं है, इसका आपको ख्याल रखना है। तो डेट ऑफ बर्थ उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र का अंदाजा डेट ऑफ बर्थ से ही आने वाला है। तो डेट ऑफ बर्थ उसमें आप जरूर लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता चल रही तो अंदाजे से उम्र जरूर लिख दीजिए। तो उससे हम कोई भी उम्र के हिसाब से कोई डेट ऑफ बर्थ वहां पे डालेंगे, जिससे कि उम्र, उसके एज का हिसाब किताब कंप्यूटर फिर अपने आप संभाल लेगा। तो ये थोड़ी सी उसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये वीके का मतलब है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा और उसके साथ संख्या। ये संख्या आपकी यूनिक संख्या है जो आपको हर एक को पता होनी चाहिए। ये 2 जगह आती है, एक तो हम शुरू में जब पोस्टर रजिस्टर करते हैं तब देते हैं, पोस्टर जब बना के सेंड करते हैं हर पदाधिकारी का उसके अंदर देते हैं, या फिर जो आई कार्ड हम बनाते हैं आई कार्ड के ऊपर उसमें लिख के देते हैं। तो आई कार्ड भी हर पदाधिकारी बनवा सकता है। आई कार्ड हम यहाँ से इकट्ठे बनवाते हैं, तो उस एक आई कार्ड को बनाने का जो खर्चा आता है वो 100 रुपए के करीब आता है। तो वो चीज हम यहाँ से बनवा के डायरेक्टली बाय पोस्ट हम उसको भेजते हैं। तो जिस भी पदाधिकारी को वो आई कार्ड बनवाना हो, क्योंकि एक एक आई कार्ड बनाना बहुत मुश्किल है, हर कोई बनाता नहीं है, तो वो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से हम वो आई कार्ड बनवा के भेजते हैं, और उसका जो शुल्क है वो आप डायरेक्ट बैंक में जमा करा दीजिए। तो उस हिसाब से ये प्रक्रिया चलती है। तो आई कार्ड पे भी वो चीज अंकित होती है, और आई कार्ड वो हमेशा आपके पास रहेगा। उसमें दोनों चीजें होती हैं, आपका वीके नंबर भी होता है और आपका ब्रांच कोड भी होता है। अब ये ब्रांच कोड क्या चीज है, इसका क्या महत्व है, थोड़ा इस पे बात करेंगे। हमारे इस पूरे महासंगठन की जो व्यवस्था है, इसके अंदर हमने पूरे संपूर्ण भारत को इंक्लूड किया है इसके अंदर। अब संपूर्ण भारत को इंक्लूड करने के लिए हमारे भारत के हर राज्य के अंदर अलग अलग स्तर पे अलग अलग इकाइयों को काम करने का प्रावधान हमने बनाया है इसके अंदर। तो इसमें आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर प्रदेश हो गए, तो प्रदेश
एक प्रदेश जैसे काम करेगा बाकी प्रदेश भी वैसे ही काम करेंगे। तो प्रदेश स्तर पे हमारे दो विभाग हैं, एक सामाजिक विभाग है, एक राजनीतिक विभाग। सामाजिक विभाग पूरे समाज से संबंधित है, राजनीतिक विभाग प्योर राजनीति से संबंधित है। सामाजिक विभाग के अंदर हमारा जो मुख्य वर्ग है वो जैसे पुरुषों की इकाई है, उसके साथ महिलाओं की स्पेशल इकाई है, हम उसको महिला सेल बोलते हैं या महिला प्रकोष्ठ बोल सकते हैं। युवाओं की एक इकाई है जो 18 से 30 साल के सारे युवाओं को हमने उस वर्ग में रखा है, वो युवाओं की इकाई है। इसी प्रकार से 18 से 30 साल की जो बच्चियां हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, ये युवतियों की इकाई है। तो 4 तरह के ये वर्ग हैं, पुरुष, महिला, युवा, युवती, ठीक है। और इसके अलावा जो 5वां वर्ग है वो राजनीति से संबंधित है। ये तो हो गए हमारे वर्ग। अब स्तर कौन कौन से हैं? स्तर हो गए प्रदेश के स्तर पे होगा, प्रदेश के अंदर आएंगे तो आपको जिले के स्तर पे होगा, जिले के अंदर आएंगे तो शाखा का स्तर होगा। तो प्रदेश, जिला, शाखा, तो प्रदेश के अंदर 3 स्तर हो गए और 3 स्तर में ये 4 तरह की इकाइयां बनेंगी। तो हर जगह पे 12-12 इकाइयां हैं हमारी। तो और हर इकाई में हमारे 40 से 50 जो है सदस्य औसतन जुड़ सकते हैं, ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, औसतन 40 से 50 सदस्य हर इकाई में जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे समाज को जोड़ने का हमने एक प्रावधान रखा है कि इस प्रकार से समाज का हर सदस्य जुड़ के समाज सेवा में योगदान दे सकते हैं। अब कौन सा सदस्य किस स्थानीय इकाई में जुड़ा हुआ है ये कैसे पता लगे? अब इस चीज को भी यूनिकनेस देने के लिए एक खास कोड उसको स्थापित किया गया, खास कोड दिया गया। जैसे राजस्थान में आने वाली हर इकाई की ब्रांच का कोड जो है वो RJ से शुरू होगा, RJ राजस्थान का कोड है। ऐसी हरियाणा का कोई भी इकाई होगा वो HR से शुरू होगा, दिल्ली की कोई भी इकाई है वो DL से शुरू होगा। ऐसे हमने इसका नोमेनक्लेचर बनाया कि जिसको समझना और याद रखना आसान हो सके। उसके बाद फिर अगर वो सामाजिक से संबंधित है तो सामाजिक प्रकोष्ठ, सोशल सेल हो गया वो, और अगर राजनीति से संबंधित है तो पॉलिटिकल सेल हो गया वो। तो इस प्रकार से हमने उनको कोड दिए गए। तो कोड के माध्यम से हर ब्रांच का अपना एक कोड है, प्रदेश का कोड है, उसी प्रकार से हर जिले का कोड है, जिले के अंदर जितनी शाखाएं हैं हर शाखा का कोड है। इसी प्रकार से राजनीति के अंदर भी हमने प्रदेश का राजनीतिक प्रकोष्ठ का अलग से कोड बनाया, हर लोकसभा का अलग से कोड बनाया, हर विधानसभा का अलग से कोड बनाया। तो जितनी इकाइयां अपनी अपनी काम कर रही होंगी, हर एक का अपना अपना एक ब्रांच कोड उसको दिया गया है। तो हर सदस्य का एक यूनिक नंबर है जो विश्वकर्मा नंबर है, VK नंबर। ऐसे ही हर ब्रांच का अपना एक नंबर है, वो ब्रांच का नंबर। तो सदस्य और ब्रांच दोनों मिलके उस सदस्य की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पूरी होती है, कंप्लीट होती है। और ये चीज हम ID कार्ड पे भी लिख के देते हैं, ये जो पोस्टर हम यहाँ से इशू करते हैं वो भी, उस पे भी हम ये दोनों जानकारियां लिख के देते हैं। तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपसे हो सकता है वो आप उस पर ध्यान न देते हो, मगर अब उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर ध्यान जरूर देंगे। आप अपना भी देखें, अपने साथियों का भी देखें, उन्हें भी बताएं इसके बारे में, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो ग्रेजुअली आपको मिलेगा उसको। तो ब्रांच कोड के बारे में बताया मैंने आपको, विश्वकर्मा संख्या के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जब हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था में जुड़े, और इस बड़ी व्यवस्था में जुड़ने का तभी फायदा है कि जब हम अपना थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा रोल है हम उसमें योगदान देते रहें। देखो, जुड़ के बैठने का कुछ फायदा नहीं है। बहुत सही समाज के अंदर बहुत सारे संगठन इस प्रकार से हैं कि वो सदस्यों को जोड़ते तो हैं
मगर फिर क्या करना है इस बारे में उनको कोई जानकारी आपस में नहीं होती है। तो ऐसे में फिर जो योगदान आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो कि हमें एक कॉमन वे में सबको करनी ही करनी है। हम एक महासंगठन से जुड़े हैं, कुछ समाज सेवा के लिए जुड़े हैं, कुछ सोच के ही जुड़े हैं इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत हमें योगदान कॉमन है वो हमें सबको करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो पद हमें दिया गया है या जो पद हमें मिला है उस पद के अनुसार हमारी कुछ भूमिका है, उस खास भूमिका में भी हमें अपना योगदान देना है। तो दो चीजें हो गई है, एक सामाजिक होने के नाते हमें समाज में कुछ अपना रोल निभाना है जो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, वो सबको करना है। और दूसरा जो पद हमें मिला है उस पद के अनुसार हमें कुछ अपना रोल खास है वो भी निभाना है। तो मैं दोनों बातें करूंगा अभी। तो और दोनों बहुत आम बातें हैं, आप सबको पता है कि हाँ इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो आपको वो थोड़ा ध्यान देके करना है। इसमें सबसे पहली बात मैं जो हर एक अपने सदस्य भाई या बहन सभी से बोलता हूँ वो ये कि हम इस समाज में जहां भी उठते बैठते हैं वो ज्यादातर अपने ही परिवारों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने खास परिवार हमारे डायरेक्ट संबंध में है। ठीक है, जैसे चाचा का घर हो गया, ताऊ का घर हो गया, बुआ का घर हो गया, या अपने खास मित्र का घर हो गया, जो अपने समाज के परिवार है जिनमें हमारा उठना बैठना है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे 5 परिवार आप अंकित करें, ठीक है, और अपने आप को उनकी जिम्मेदारी लें कि ये 5 परिवार का मैं खास ख्याल रखूंगा। अब ख्याल रखने में क्या है, आपको हफ्ते में 1 या 2 परिवार में फोन करना है, फोन करके उसकी कुशलक्षेम जाननी है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई हारी बीमारी नहीं है, बच्चे की पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई और समस्या, तो बातों में पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली फोन करके संपर्क बना के रखना है और हालचाल पूछना है। मतलब ये 5 परिवार ऐसे हैं जिनकी आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि इनकी तो मैं कम से कम ख्याल रख सकता हूँ क्योंकि इनमें मेरा उठना बैठना है, तो ये काम मैं जरूर करूंगा। तो ऐसे 5 परिवार आप अंकित करें और उनकी एक जिम्मेवारी अपनी समझें, सामाजिक रूप में समझें कि ये मेरे अपने परिवार हैं, इनमें मेरी बातें सुनी जाती हैं, तो इनमें मैं बात कर सकता हूँ। आप उसकी उनसे फोन पे संपर्क में रहें, हफ्ते में दो ही फोन करें, 2 ही परिवारों में फोन करें, हालचाल पूछें सब ठीक है, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा, आप जब कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे, 6 महीने में आप 6 बार कांटेक्ट कर लेंगे मान लो, तो जो हमारे समाज के अंदर एक मनोभाव है, ठीक है, उसमें तब्दीली आनी शुरू होगी। अभी कोई किसी से बात करता है तो यही लगता है किसी काम से फोन किया होगा, किसी मतलब से फोन किया होगा। नहीं, हम किसी का हालचाल पूछने के लिए भी, हम उसकी राजी खुशी पूछने के लिए भी फोन करें, ऐसा होना जरूरी है। तभी एक सोच में फर्क आना चाहिए, हम तभी एक दूसरे के साथ बेहतर जुड़ पाएंगे। और अगर मान लो किसी परिवार में कोई समस्या आती भी है और आपको पता चलता है भाई हाँ इस परिवार में ये समस्या है, इसका समाधान कैसे, तो हमारे बाकी परिवारों में अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो उसको हल करने में हमें मदद कर सकता है, तो हमें उसकी मदद से उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जिस इकाई के साथ हम जुड़े हुए हैं उस इकाई के अध्यक्ष की आपको मदद लेनी है, उस समस्या को हल करना है। देखो, वादा किसी से नहीं करना है मगर कसर भी नहीं छोड़नी है, कोशिश करना है। मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ। तो ऐसे 5 परिवार जिससे हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनका हमें ख्याल रखना है। एक अपना परिवार हो गया, 6 परिवारों का हम ख्याल रखेंगे तो पूरे समाज का अपने आप पूरा ख्याल हो जाएगा उसमें। और हम आपसी सहयोग से ही इन सभी कुछ भी जो भी परेशानियां समाज में आती हैं इन सब का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक आवाज पे ये 5 परिवार एकदम से खड़े होने चाहिए। अगर 5 परिवार एकदम से आपके विश्वास पे आपके पास आते हैं तो ये विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। तभी हम उस महासंगठन की महाशक्ति को पैदा कर सकते हैं जो समाज की है, समाज की संख्या की वजह से है,
मगर क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हम थोड़ा ख्याल नहीं रखते हैं, हम थोड़े से लापरवाह हैं, हम इस और ध्यान नहीं देते, इसलिए हम सब अलग अलग बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये काम हमें सबको मिलके करना है। दूसरी चीज, हमारे परिवारों में महिलाओं को बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, और ऐसी महिलाएं जो कि योगदान कर सकती हैं, मगर उनको अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से वो सामने नहीं आ पाती। तो कम से कम हम इतना तो उनसे योगदान ले सकते हैं कि उनके तजुर्बे के अनुसार जो भी वो कुछ लेख लिख के प्रचार प्रसार कर सकती हैं समाज की बेहतरी के लिए, वो चीज हम करें। आप वो आर्टिकल वगैरह लिखवा के आप मेरे पास भेजें, मैं यहाँ से सेंट्रली पब्लिश करूंगा उनको। तो जब वो चीज एक अच्छा भाव सबके पास जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा भाव बदलता है। मेरी माँ अक्सर करती है, आपने देखा होगा, उनके नाम से नोट्स आते हैं, तो वो लिखती हैं इस प्रकार से। मैं चाहता हूँ बाकी महिलाएं भी हमारे परिवारों की ऐसा लिखें और इस चीज का भी प्रचार प्रसार हो, तो उनका भी रोल सामने आता, उनको भी लगता है कि हाँ हमारा भी इसमें योगदान है। तीसरी चीज, हमारे परिवारों में बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। हम इन बच्चों की जो क्रिएटिविटी है इसको सामने लाने की कोशिश करें। बच्चे अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, अच्छी कढ़ाई बुनाई करते हैं घर के अंदर, तो उनके इस प्रकार के योगदान को भी हमें सामने लाना है। जब हम उनकी इस क्रिएटिविटी को एक बड़े स्तर पे फैला देंगे, बहुत बड़े वर्ग के पास पहचान फैला देंगे, तो हो सकता है कोई उस चीज, उस आर्ट को पहचाने और उसको पहचान के उसको वो महत्व दे। तो हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है, और उनको प्रोत्साहित करते करते और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत उनको बनाना है। ये हम सब मिलके कर सकते हैं। हमारे घरों में बच्चे बहुत काम करते हैं, तो उनकी जो भी अच्छा कार्य है आप उसको मेरे पास प्रेषित कीजिए। यहाँ से मैं उसको एक अपने महासंगठन के बैनर के अंदर उसको पिरो के फिर आपके पास वापस भेजूंगा। फिर आप उसको और अपने माध्यम से जो भी आपके पास ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके अंदर उनको आगे प्रेषित कर दीजिए। अभी आपने एक लेटेस्ट देखा होगा, अभी मैंने एक पहला पोस्टर जारी किया था यशिता शर्मा का, क्या देख पाए थे आप? मिला आपको? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया है सर। देखा था ना आपने? जी सर, बहुत ही अच्छा और सराहनीय सर, एक शुरुआत बहुत हुई, अच्छा अच्छी काम हुई। किया सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं, चाहे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, जिस भी क्लास में, उनकी इस चीज को अगर हम बढ़ावा देते हैं, बाकी काफी बड़े स्तर पे जाता है, तो हमारे विश्वकर्मा समाज में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके इस हुनर को वैल्यू दे सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, और इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा योगदान मिल सकता है। तो हम अपने बच्चों के लिए ये काम करें। ठीक है, ये वो काम है जो हमें कॉमनली कंटिन्यूअसली करना है। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखने की देर है कि हम कर सकते हैं इस चीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 6 परिवारों में ख्याल रख के 6 परिवारों का एक अपनी जिम्मेवारी लेकर हम उसके अंदर समस्याओं पे गौर करके सबकी राजी खुशी जानकर हम इस प्रकार से एक, क्या कहना चाहिए, जो मेल भाव है, प्रेम भाव है समाज के अंदर, उस चीज को बढ़ाने में योगदान दें। तो ये बहुत जरूरी है, इस प्रकार से हमें काम करना। फिर अब दूसरा रोल आता है कि जो पद हमें मिला है, पद के अनुकूल हमें क्या योगदान देना है, किस प्रकार से देना है। तो अभी मैं वो जो कार्यकारिणी का एक फॉर्मेट है उसको अभी शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसमें एक एक पद को मैं बताऊंगा किस किसका क्या रोल है, वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर, और उसके हिसाब से फिर आप अपना उसमें रोल अदा कीजिए। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ उस चीज को। क्या देख पा रहे हैं? यस सर। ये हर कार्यकारिणी का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको वेबसाइट से भी मिल सकता है, आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रेषित भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, इसमें सबसे पहले अध्यक्ष का रोल है। अध्यक्ष की मॉरल ड्यूटी होती है कि पूरी इकाई का संचालन सुचारू रूप से हो, जो व्यवस्था के अनुरूप जो भी निर्देश दिए गए वो सारे लागू हों। इस प्रकार से अध्यक्ष को अपनी भूमिका हर हर स्टेज पर निभानी है।
फिर नेक्स्ट है वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जितने भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हम अपनी कार्यकारिणी में नियुक्त करते हैं, हर वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कार्य क्षेत्र उस पूरे क्षेत्र का छोटा पार्ट होगा और वो उसके अंदर एक अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहा होगा। तो अधिकार के क्षेत्र के अनुसार अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगभग बराबर का हक रखते हैं। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको कार्य करने की आवश्यकता है। कभी किसी वजह से अध्यक्ष अगर बिजी है, अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस रोल को निभा सकता है। इसलिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों के अधिकार सेम है। खाली वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनना पर्याप्त नहीं है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुझे वो पूरा रोल अपने उस क्षेत्र के अंदर निभाना है, जैसा कि अध्यक्ष पूरे के लिए करेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष को इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी एरिया उसको दिया गया है, उस एरिया के अंदर वो उपाध्यक्ष अपने हिसाब से नियुक्त करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्षों के माध्यम से कार्य का संचालन करे, तो उपाध्यक्ष का रोल इस प्रकार से वहां पे आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक ही जगह से सारे बना देंगे, उपाध्यक्ष भी एक ही जगह से सारे हो जाएंगे, तो जो पूरा एरिया है जिसमें हमें का संचालन करना है, सबके लिए काम करना है, वो फिर सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो जो भी नियुक्तियां होती हैं वो मैप को सामने रख के थोड़ा ध्यान जरूर रखना है कि हमारे सारे एरिया कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उस प्रकार से इस चीज का ख्याल रखें। फिर नेक्स्ट जो मेन रोल है यहाँ पे वो है महासचिव का। महासचिव जी जो भी हैं कार्यकारिणी के, वो पूरी इकाई की रीढ़ की हड्डी है। वहां पे हर कार्य जो भी वहां पे होना है वो महासचिव जी की नॉलेज में होना चाहिए, उनकी अनुमति के अनुसार होना चाहिए। तो महासचिव और अध्यक्ष ये दोनों हर चीज के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल भी हैं और ऑथराइज भी हैं कि जो भी कार्य हो इन दोनों की नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। दोनों की सहमति से हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महासचिव को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वहां पे। तो उनसे निवेदन ये है कि अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साथ सचिवों को जोड़े। ठीक है, अभी अगर प्रदेश लेवल की बात करें तो हमारे महासचिव यहाँ पे गिरीश जी हैं। अब गिरीश जी बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान में वो एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि हर पूरे हमने राजस्थान को भी संभागों में विभाजित किए हुए। अगर 7 संभाग हमने बनाए हैं तो 7 संभागों में एक एक सचिव का होना अनिवार्य है, ताकि गिरीश जी वहां से निर्देश दें उस सचिव को और वो उस लोकल एरिया में उस चीज को क्रियान्वित कर पाए। अब एक संभाग में भी फिर आगे जैसे 5-5, 6-6 जिले हैं, तो सचिव को इस चीज को रूप देने के लिए सह सचिव की आवश्यकता हो सकती है, जो वो हर जिले के स्तर पे वहां से एक सह सचिव नियुक्त करें। तो इस प्रकार से हम अपनी शाखाओं को पिरोते पिरोते हर लोकल एरिया तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रावधान बनाया गया, सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया। तो महासचिव एक हो गया पूरे प्रदेश के लिए, जितने संभाग हैं उतने सचिव हो गए वहां पे, और हर संभाग में जितने जिले हैं उतने सह सचिव हो गए वहां पे। तो इस प्रकार से हम इसका विस्तार कर दें। फिर पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कोषाध्यक्ष की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कार्य में आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है और उसका हिसाब किताब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोषाध्यक्ष पूरे प्रदेश के स्तर पे एक होगा, हर संभाग के स्तर पे सह कोषाध्यक्ष और जिले के स्तर पे भी सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। मगर कोषाध्यक्ष को पूरे प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक है, होना चाहिए। इसी प्रकार से हर इकाई के अंदर आपके पास एक
कानूनी सलाहकार होना चाहिए, एक एडवोकेट मेंबर होना चाहिए आपकी इकाई के अंदर, जो लीगल मैटर्स के ऊपर आपको गाइड करता रहे। ये बहुत जरूरी है। तो इस बारे में भी आप गौर कीजिए कि एक लीगल एडवाइजर आपके पास जरूर होना चाहिए। संगठन मंत्री हम जो बनाते हैं, संगठन मंत्री का मुख्य रोल है कि जो भी इकाइयों की मीटिंग होती है, उन मीटिंगों को ऑर्गेनाइज करना संगठन मंत्री का काम है। ठीक है, जैसे कोई मीटिंग कहीं पे करनी है तो उस इकाई के संगठन मंत्री को यह निर्देश दिया जा सकता है, भाई यहाँ पे एक मीटिंग इस रोज करनी है, तो आप इसके बारे में व्यवस्था कीजिए। तो उसका काम है वहाँ पे लोकेशन में फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, जगह खाली है या नहीं है, सब लोगों को सूचना देनी है, सब लोग कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा, उसका ध्यान रखना है। किसी को आने जाने में कोई सहायता चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करनी है। बस संगठन मंत्री का है एक मीटिंग को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, और इसको ऑर्गेनाइज करने में उसको सहायता की जरूरत है तो वो अपने साथ सह संगठन मंत्री और वहां पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी टीम बना के हमें पूरे कार्य को करना है। प्रवक्ता एक ऐसा पद है, एक ऐसा शख्स जो कि बोलने में किन शब्दों को कैसे प्रयोग करना, डिप्लोमेटिक भाषा यूज करता हो, ऐसा पर्सन को हम प्रवक्ता बनाएं, जो हमारी सारी गतिविधियों से जानकारी रखता हो, हमारे नियम कायदों से जानकारी रखता हो, जिसको नॉलेज पूरी हो, उस प्रकार के शख्स को आप प्रवक्ता बनाएं, ताकि आपके बिहाफ पे, इकाई के बिहाफ पे कहीं कुछ बोलना है तो उसके माध्यम से आप वो बातें प्रेषित करवा सकते हैं। तो प्रवक्ता का होना मतलब एक बोलचाल की संतुलन को बना के सही नपीतुली भाषा में किसी बात को कहना मीडिया के अंदर, ठीक है, तो वो प्रवक्ता का कार्य वही होता है। मीडिया प्रभारी का रोल यहाँ पर यह है कि हमारी जितनी भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो मीडिया प्रभारी उसको डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी आप जानकारी मुझ तक भेजे बच्चों की, मैं यहाँ से उसको स्प्रेड करूंगा, मैं भी स्प्रेड करूंगा, मीडिया प्रभारी वहां पे अपने लेवल पे भी उसको स्प्रेड करें। और ऐसा करने के लिए पूरे प्रदेश में वो अपने साथ सह मीडिया प्रभारी अलग अलग संभाग, अलग अलग जिले से भी नियुक्त कर सकते हैं, और उनके माध्यम से वो इस चीज को हर घर घर तक पहुंचाने का कोशिश करें। तो मीडिया का काम है कि एक एक घर तक जानकारी को पहुंचाना, उस प्रकार से वो बहुत जरूरी है। ऑडिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ऑडिटर का मतलब है कि जो भी कार्य संचालन हो रहा है पूरे प्रदेश की इकाई का या किसी भी स्थानीय इकाई का, वो नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, या किसी नियम की अवहेलना तो नहीं हो रही उसके अंदर। इस पे थोड़ी सी नजर रखने के लिए हमें ऑडिटर की जरूरत है। अब ऑडिटर का रोल यहाँ पर यह भी होता है, जैसे प्रदेश लेवल का ऑडिटर है, ठीक है, वो संभाग में किसी भी जिले में जाके ऑडिटिंग कर सकता है, वो रैंडम ऑडिटिंग कर सकता है। उसके साथ जो सह ऑडिटर है जो ऑलरेडी संभाग में लगे हुए हैं, वो जिलों में जाके, ठीक है, वो ऑडिटिंग कर सकता है। जिले के स्तर पे जो ऑडिटर है वो अपनी शाखाओं में जाके ऑडिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग का काम अपने घर में भी करना है, अपने से नीचे जो इकाइयां हैं उनको भी जाके उनको सिखाना भी है और उनके साथ करना भी है, ताकि हर चीज सुचारू रूप से संचालित हो और ढंग से काम हमारा व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ रहा हो। तो ऑडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिटर यहाँ पर अगर कोई एक्सपीरियंस अकाउंटेंट है या कोई एक्सपीरियंस सीए है तो बहुत अच्छा हो सकता है कि हम उनकी मदद यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा फिर कार्यकारिणी सदस्य हर कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए हमें बहुत सारे मदद की जरूरत होती है, जो कि कार्यकारिणी सदस्यों की फौज यहाँ पे हमें सहायक होती है। तो जो ये मूल पदों की जिम्मेवारी सौंपने के बाद जो एक सदस्य इस प्रकार से है कि जरूरत पे वो अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, उसको आप कार्यकारिणी सदस्य बना के रखें। और कार्यकारिणी सदस्य आप कितने भी बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से हर इकाई का इस प्रकार से कार्य करना जरूरी है। हर इकाई को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी परिवार की कोई भी समस्या अगर आती है तो हम सबसे पहले हमारी स्थानीय इकाई ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेगी, क्योंकि वो उसके सबसे नजदीक है। स्थानीय इकाई मजबूत होगी तो उसका समाधान फटाफट मिलेगा, और समाधान मिलेगा तो फिर समाज सुचारू रूप से चलेगा, हम सब बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, और हमारी सक्सेस स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने में ही है। तो वो इसी प्रकार से संभव हो पाएगा जब हम 5-5 परिवारों का ख्याल रखेंगे और आपस में मिलके समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, अपने परिवारों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से राजनीति के अंदर भी हर लोकसभा स्तर पे पूरी स्ट्रॉन्ग इकाइयां हैं, हर विधानसभा स्तर पे स्ट्रॉन्ग इकाइयां हैं। विधानसभा के अंदर फिर पार्षद लेवल या पंचायत लेवल आते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग इकाइयां हैं, और उसके नीचे फिर बूथ लेवल तक यहाँ पे इकाइयां हैं। तो राजनीतिक प्रकोष्ठ की व्यवस्था बिल्कुल राजनीति के हिसाब से चलेगी। सामाजिक प्रकोष्ठ के हिसाब की जो सारी व्यवस्था है उस समाज को सुदृढ़ और एक मजबूत संगठित समाज बनाने के लिए जो भी संभव होगा उसके हिसाब से हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब सब मिलके सलाह करते हैं तो बेहतर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, बेहतर हमें उसमें तरीके मिल जाते हैं, फिर जो भी बेस्ट होता है उसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसकी मदद से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरी व्यवस्था को कार्यरत करना है और इसको आगे लेके जाना है। तो ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था आज इसके वार्ता के अंदर। अब इसके बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं मेरे से तो पूछ सकते हैं। अपना साउंड अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा ये सर एक निवेदन है हाँ बोलिए प्यारलाल जी। कि हाँ, मेरा एक निवेदन है कि अपने ये महासंगठन हाँ जी, शिक्षा के प्रति अभी तक क्या कर रहा है और क्या किया है? ऐसा कोई फंड है रखा है कि जिससे ग्रेजुएट बच्चे जो कोई पढ़ना चाहे या किसी नहीं वो के माँ ठीक बाप है। के हाँ डेथ होने के बाद, हाँ हाँ, तो अभी अगर वो पढ़ना चाह रहा है, अभी ऐसा है कि ये अभी जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, हम ये कुछ ज्यादा अभी जल्दी बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये हमारे ख्याल में बिल्कुल है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि हमारे ऐसे परिवारों और ऐसे बच्चों को भी सहायता हो पाए। इससे पहले हम हर इकाई को एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं जिसमें कि वो अपना एक बैंक अकाउंट खोले और उस बैंक अकाउंट के माध्यम से अपनी धनराशि को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि वो इस प्रकार के कार्य भी कर पाए। अगर वो अपने स्तर पे नहीं कर पा रही है तो अपने ऊपरले स्तर से सहायता ले सकती है, राष्ट्रीय स्तर से सहायता ले सकती है। हम इस व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करना चाहते हैं कि हर जो स्थानीय इकाई है वो अपने आप में पूरी सक्षम हो और पूरी सुदृढ़ हो। हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और उस तरफ बढ़ भी रहे हैं, उस तरफ कार्यवाही हम कर भी रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ये लगेगा कार्रवाई मगर हम पहुंचेंगे जरूर। हाँ, ये कार्रवाई अपन को शिक्षा के प्रति आज की तारीख में पता हाँ, नहीं, ठीक है ये दूसरा काम अपन कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर शिक्षा के प्रति जो जागरूकता लानी है तो शिक्षा के प्रति अपन को काम सबसे पहले ये काम स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आज देखो, की तारीख में मेरा निवेदन है सर हाँ हाँ कि आज की तारीख में मेरे पास जो फोन आते हैं, हाँ क्योंकि मुझे आपने मतलब अपने राजस्थान का मुझे जो दायित्व सौंप रखा है, हाँ जी, और राजस्थान के दायित्व को सौंपते हुए जो लोग बाग है, जो बच्चे हैं, वो ये नहीं समझते हाँ कि ये जांगीर समाज का है या महासंगठन का है, वो हाँ हाँ दोनों एक ही चीज मानते हैं वो। करेक्ट। तो मेरे पास में ऐसे बच्चे भी आए जिनके 3-4 फोन आए भी थे और 1-2 की मैंने हाँ हाँ, हेल्प भी कराई है और की भी है। तो क्या कि ऐसे बच्चे हैं जो आज ये पहले एक 6 महीने पहले की बात बताऊं आपको,
हम्म। 6 महीने पहले एक भीलवाड़ा के अंदर एक बच्चा था जिसके हाँ पिताजी की डेथ हो चुकी थी। हाँ जी। पिताजी की डेथ होने के बाद उसको जेई की कोई परीक्षा थी, 3 साल की ट्रेनिंग थी, हाँ तो उसको पैसे की जरूरत पड़ गई थी। उसकी माँ बर्तन साफ करते थे, ऐसा कोई स्थिति। हाँ उसने मेरे हाँ को फोन किया कि साहब है ना मेरी स्थिति है और आप मेरे को कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। हाँ हाँ मैंने कहा उनको भाई ये बात बताई थी कि आपको हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, परंतु आपको कितना पैसा खर्च और कहाँ करना है ये बताओ मैं। तो उन्होंने पुणे के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था। पुणे से जो है इसका सालाना उसका खर्चा था, उसने टोटल मिला के 3 साल का 5 लाख के लगभग खर्चा बताया था। हाँ तो मैंने देखो अपने ही संगठन में तो ऐसा पैसा 5 लाख का कोई बजट है नहीं। अभी नहीं, हाँ अभी नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जहांगीर ब्राह्मण महासभा के माध्यम से मैंने उनको 5 लाख का सहायता मिल गई उसको। उसको 5 लाख की सहायता मिल गई। इसके बाद उसको खाने का 1 लाख रुपया उसको और करा दिया। नहीं वो ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरी ये नॉलेज पैसा में क्या है ये। सीधा उसके ये पैसा है ना सर, मेरी बात सुन, ये पैसा सीधा उसके अकाउंट्स में नहीं जा रहा है, ये सब नहीं ठीक उसके है। जो कॉलेज में जा रहा है। इसी तरह अभी कल परसों एक ऐसा ही बच्चा है जिसके माँ और बाप दोनों कोरोना के अंदर डेथ हो गई है, 10 साल। और वो बच्चा है ना अभी 12वीं क्लास पढ़ रहा है। और उससे 12वीं के बाद में उसने एक आईटीआई का डिप्लोमा होता है कोई, वो कर रहा है। 2 साल का कोर्स है उसको। और उसके 2 साल की फीस अभी तक उसकी बाकी थी। मतलब उसको पैसा दे नहीं सका वो। उसकी माँ पहले मर गई, इसके बाद बाप और शांत हो गया था। तब उसको 2 साल के वो भी व्यवस्था हमने अभी कल ही कराई है। कल ही उसको ने 32,000 का जो खर्चा आया था वो 32,000 का पूर्ति करा दी। हाँ नहीं ठीक है, वो अच्छा काम है। ये बिल्कुल इसी तरह का अच्छा अपने काम के अंदर किया। समाज के अंदर है ना, अपने संगठन में अगर है ना थोड़ा बहुत भी बजट हो सेंट्रल में भी, तो हम क्या करते हैं कि उनको क्या 25% बेनिफिट अपन देते हैं और 75% बाहर से भामाशाहों से ले सकते हैं अपन। नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अभी जैसे आप मैनेज कर रहे हो ना, वैसे ही हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे भी। हमारे पास भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो जितना सहयोग हम कर सकते हैं करते हैं। बाकी किसी न किसी अपने समाज के किसी बंदे से उसको वो डोनेशन दिलवाते हैं, उसकी मदद करते हैं। मगर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम खुले रूप से खुद से ही करना शुरू कर दें। उस नहीं वो तक बात तो पहुंचने, सही है। हाँ उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि व्यवस्था हमें वैसी बनानी पड़ेगी कि उसका दुरुपयोग भी ना हो और सही आदमी तक सहायता भी पहुंचे। तो हम इस ये तरफ अपन कार्य को कर काम रहे हैं। हाँ इस तरफ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और जब बैंक अकाउंट खोलने की व्यवस्था बन जाएगी तब ये वाली व्यवस्था भी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि हम उसमें ये सारे प्रावधान लेके चलेंगे उसके अंदर। तभी हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी करंटली हमारा सारा फोकस यहीं पर है कि बैंकों की व्यवस्था किस प्रकार से लागू की जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप जैसे एक बार आपने बताया था कि हमें एसबीआई से ही खाता खुलवा जाए, इसका मतलब यहाँ के प्रॉब्लम आएगी। हाँ नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि एसबीआई से खुलवाया जाए। हाँ आप अपनी सहूलियत के अनुसार खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। मगर जो हमारा सेंट्रल अकाउंट है वो एसबीआई में है, ठीक है। नहीं हाँ वो अगर आपका आप, सेंट्रल हाँ अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति आती है तो ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसी सब में हो जाता है। हाँ हो सकते हैं। क्योंकि आपको इंडिया के अंदर जितने बैंक है आपस में सब ट्रांसफर हो हाँ हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं। तो आप जिस भी बैंक में आप खाता खोलना चाहते हैं, और आजकल सब हाँ उसके पीआरओ से आप मिलिए एक बार, उसको बोलो कि भाई हमें ऐसे संस्था का अकाउंट खुलवाना है, इसके लिए क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आप ये सारी चीजें हमें बताओ। वो एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट उससे ले लो। वो एक एक करके उन चीजों को पूरा करो। जो जो हमारी तरफ से चाहिए आपको वो हम पूरा देंगे, आपको सहयोग करेंगे। जो आपको वहां से बना के देना वो आप वहां से उसको बना के दीजिए, तो ये फिर अकाउंट खुलना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटी है जो हमें एक बार इसको फ्रीज करना है कि सारे जो अकाउंट्स हैं वो इस प्रकार से खुलने चाहिए। तो बोला मीटिंग में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देवीलाल जी पूछिए। और किसी कैंडिडेट का कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप
बंसीलाल जी, नरेंद्र जी, गिरीश जी, मोहनलाल जी। नरेंद्र जी पहली बार जुड़े हाथ, तो नरेंद्र जी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं राजसमंद से। नरेंद्र जी सभी को आपकी तो आवाज एक नरेंद्र जी को बोलो, एक बार दीपक जी भी बोलेंगे कुछ, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ से देवीलाल जी है। हाँ नमस्ते सर। विश्वकर्मा जी की नमस्ते सभी सर। को, नमस्कार। आप सब बहुत ही अच्छा समय निकाल कर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। व्यवस्था के बारे में कोई बात हाँ जी पूछनी दीपक हो? जी, वैसा बात कुछ। हाँ, बंसीलाल जी को नमस्ते सर। थोड़ा सा नमस्कार सर। नमस्कार हाँ सर, नमस्कार मैं दीपक बंसीलाल जी जी। से निवेदन कर रहा हूँ, दीपक जी साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रतापगढ़ सर, प्रतापगढ़ की जो कार्यकारिणी के अंदर है ना, कुछ विस्तार करने की है ना, जो करो सर। सर ये अध्यक्ष साहब से निवेदन करना पड़ेगा सर। तो सर ये बिल्कुल तो हम साथ में। नहीं, आप मिलके प्रयास करो इसमें। देखो, हर बिल्कुल सदस्य से बिल्कुल मैंने बिल्कुल हर सर यहाँ सदस्य पर काफी अपने एक्टिव। हाँ, हर सदस्य अपने सर पे 5 परिवारों की अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब वो आप 5 परिवारों से बिल्कुल सर। मिलके, हाँ, 5 परिवारों से मिलके जब काम करेंगे तो ये विस्तार अपने आप ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा हाँ सर। हाँ, आपका आशीर्वाद रहा तो पूरा काम नहीं सही, नहीं, सब सफल होगा। निश्चित निश्चित, और हम नेक्स्ट आपके टाइम में साथ यहाँ हैं। प्रतापगढ़ के जितने भी सदस्य सब जुड़ जाएंगे जूम ऐप। सर हाँ, हम तो मैं तो तैयार हूँ, आप जब भी हमें है ना, आप जब भी आदेश देंगे कि हम प्रतापगढ़ आने के लिए, हम उसी समय तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बताना आप तो सर। स्वागत है आप सबका। हाँ, आप कार्यकारिणी तैयार कर लो, फिर इसके बाद अपन है ना वही काम करते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल जो सबका आपका आदेश होगा वो सब हम काम करेंगे। जी हाँ। धन्यवाद मोहनलाल सर। जी। जी सर। पूछे। सर जो सदस्य बनाने की सर बात जो हो रही है, उससे प्रत्येक घर से 10 रुपए की रसीद है या पर व्यक्ति में 10 रुपए की रसीद? नहीं, प्रति व्यक्ति, प्रति सदस्य 10 रुपए। प्रति व्यक्ति की। ठीक है, और जो भी रसीद हाँ आप यही। बनाए, हाँ, उस पे डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दें। नहीं तो कई जो पुराने सदस्य हैं, जो ओल्ड सदस्य हैं, कई बार उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो लगभग उम्र लिख दें वहां। हाँ, और ये कॉपियां उपलब्ध हैं गिरीश जी के पास, तो वहां से आपको उपलब्ध हो सकती है। ठीक है। गिरीश जी, अपने हर सदस्य को एक एक कॉपी तो आप इशू कर ही दीजिए। ठीक है सर, यहाँ से इश्यू कर देंगे। हाँ, और आज आज हमारे पंकज भाई नहीं दिख रहे। आज थोड़ा वो कुछ काम से बिजी हो गए। आज तो मोहन जी को बोला, महासचिव साहब को, आप आज उन्हीं को संभालना पूरा। आ गया हूँ सर, आ गया हूँ मैं। आ गए आ गए। आ गए। आगे आगे सर, वेलकम वेलकम। दर्शन दो भाई, दर्शन दो। पंकज भाई को नमस्कार। नमस्ते इनको बोलने का मौका दे देते अपन आज। नमस्ते हाँ। पंकज जी। एक्चुअल में क्या वो आप, टाइम दुकान बंद करने के लिए थोड़ा लेट हो गया ना, हाँ, तो फिर अभी तो घर पहुंचा खाना खाते। आपके बिना थोड़ा अधूरा सा महसूस हो रहा था। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ, हमारा हर सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं हर सदस्य इस माध्यम से जुड़े और वार्ता करे। और 5-5 सदस्यों की जब जिम्मेवारी लेंगे आप, तो फिर मैसेज भी जाएगा, वहां से योगदान भी आएगा, और हम आपस में एक दूसरे के काम भी आएंगे। जो सामाजिक होने का जो औचित्य है, वो हमारा तब जाके पूरा होगा। बांसवाड़ा से बांसवाड़ा से कांतिलाल जी जुड़े हैं, और सलूमगढ़ से बसंतीलाल जी, आपका स्वागत है आज की बैठक में। कांतिलाल भाई को नमस्कार। कांतिलाल जी, आवाज खोलें, आवाज खोलें।
नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा जी की सर। जय श्री विश्वकर्मा। आपकी बात सुन रहा हूँ साहब, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे भी ये जितना भी आपने आदेश दिया वो हमारे समाज के लिए और हम सबको साथ में लेकर चलने के लिए बहुत अच्छा आदेश है आपका, और आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे सर, और सभी को हाँ। मिल करके करेंगे जी। हाँ, आपसे तो इतना ही, आपका आपसे इतना निवेदन है कि व्यवस्था को समझ के और बाकी जी लोगों जी को जी समझाएं, जी उनको समझने जी में थोड़ा आसान करें प्रोसेस को। और बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं हाँ, मदद के लिए 24 घंटा तैयार हूँ सर। हाँ, और हमारे घरों में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो भी कार्य संभव हमारे सबसे हो सकता है वो भी करने की कोशिश करें। करेंगे करेंगे सर, ये करना ही है अपन को। स्वास्थ्य और शिक्षा दो तो बहुत जरूरी हो गई है। एक तो हाँ, स्वास्थ्य के लिए किसी को तकलीफ है उसको मिटाना है, और शिक्षा के लिए अपन को मिटाना है। चिंता ना तो ये करो, दो चीज तो अपने बहुत जरूरी हो गई है। हमारी राजनीति ही इस पे चलेगी, शिक्षा और चिकित्सा पे। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य हाँ, दो चीजें बहुत जरूरी है सर इम्पोर्टेंट हाँ, जी। सर, और मैं एक इसी के लिए आगे होने के लिए तैयार हो गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा हाँ, कम से कम, और शिक्षा बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा का शिक्षा काम हो जाएगा तो फिर न्याय के ऊपर आ जाएंगे। बस बिल्कुल आ जाएगा, सही है सर जी। हाँ, बसंती लाल जी, आप भी आज कुछ की कहना तारीख में चाहते सर हो? नीरज जी भाई साहब को प्रणाम। नमस्कार। जय शिवा जी, जय श्री विश्वकर्मा जी। जय शिवा जी, जय शिवा जी। हाँ जी, बंशीलाल जी बोलिए। हाँ, जय विश्वकर्मा जी सर। जय श्री विश्वकर्मा। गाँव से मैं बसंती लाल बोल रहा हूँ, हाँ जी, और मुझे उपाध्यक्ष का पद दे रखा है, और मैं साथ में काम करने के लिए पूरा सहयोग करूंगा। वेरी गुड, जय वेरी विश्वकर्मा गुड। जी। जय श्री विश्वकर्मा। आपका बहुत ही अच्छा बहुत काम है, आप बहुत एक्टिव है, जय विश्वकर्मा जी। ऐसे ही सहयोग मिलता रहे आपका। तो वो अपने साथ में है भाई साहब बंसीलाल जी, अभी आज सचिव सर साहब एक चित्तौड़गढ़ वाले हैं, आपका भी स्वागत है। जय विश्वकर्मा जी भाई साहब को जय विश्वकर्मा जी, जय श्री जी, विश्वकर्मा। जय शिवा जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप जी भी से कुछ भी कहना चाहे तो नमस्ते सर को नमस्कार। कार्यकारिणी विस्तार करना चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की करा साहब हाँ, मीटिंग रखा एक जो आप पधारो वैसे। बिल्कुल रखो आप तो मीटिंग। आप आदेश करो आप आदेश करो हम्म। भाई साहब। जय शिवा जी की जय जय विश्वकर्मा जी के हाँ। साथ जय विश्वकर्मा। ठीक है सर। एस कुमार जी, बेरूलाल जी, बेरूलाल जी, नंदलाल जी राजसमंद से आए, उनसे एक बार हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बुला रहे। उनके युवा मोर्चा याद करते। हाँ जी, एक एक करके अपना वक्तव्य रखें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एस कुमार जी बोलें। जय विश्वकर्मा साहब। जय श्री विश्वकर्मा। हाँ, बड़ा सौभाग्य मुझे आज पहली बार सुधार समाज की मीटिंग में आज मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिला, और बड़ा कृपा रहेगी आप सबकी, क्योंकि एक बहुत बड़े संगठन के साथ आज मुझे एक मौका मिला है मीटिंग को अटेंड करने का। हाँ जी, हाँ जी, सर हम भी नवयुवक हैं, आपका स्वागत है। जितना भी, और हम सब तैयार हैं सर। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो अपनी प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है क्या सर? किसी को सदस्य बना रहे हैं? ऐसा है, जो सदस्य बनाने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हमने स्टार्टिंग में की थी, मगर उसमें क्या हुआ कि क्योंकि प्रोसेस सारा, और अगर इस प्रकार से होता है तो हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको एक बार में सही से कर दे, तो उसमें एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हो गए, तो वो जो डाटा इकट्ठा हुआ सब बेकार हो गया। फिर हमने उस पूरी चीज को चेंज करा है। अब ये सारा प्रोसेस मैन्युअल है। मैन्युअल कंप्लीट होने के बाद फिर हम उस डाटा को, जब पूरा होता है फिर हम उसको चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो आप वेबसाइट के थ्रू चेक तो कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू चेक तो कर सकते हैं, ठीक है, मगर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैन्युअल है।
हाँ जी, तो कैसे पता लगेगा हमारे पास कैसे रहेगा ये वीके कोड जो है अपना? हाँ, जो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे, हाँ, वेबसाइट को 3 चरण में बनाया हमने, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वेबसाइट का एक पहला पार्ट है जो आम जनता के लिए, कोई भी उसको खोल के देख सकता है, तो उसको जो जानकारी मिलनी चाहिए वो फ्रंट पे उसको वो चीजें, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जितने भी अपने पदाधिकारी साथ जुड़े हुए हैं, जो आधिकारिक तौर पे इसमें योगदान देने वाले हैं, उनके लिए लॉगिन का प्रावधान है। उनके लिए एक लॉगिन पासवर्ड है, वो लॉगिन पासवर्ड से अंदर जाएंगे और उस लॉगिन पासवर्ड के बाद जाने के बाद वहां पे उनको ये प्रावधान मिलेगा कि वो इन चीजों को चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, फेरबदल नहीं कर सकते, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ, वो उसको चेक कर सकते हैं। आप चेक करने के, या आप नाम से चेक कर सकते हैं, वी के संख्या से चेक कर सकते हैं, या अपने फोन नंबर से चेक कर सकते हैं। हर आदमी को कम से कम अपने फोन नंबर की जानकारी तो होती है, वी के नंबर याद नहीं है तो आप उसके माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं। या नाम में भी कई बार होता है, फोन का भी ध्यान नहीं है, फोन बदल गया था, किस फोन से किया था, तो फिर नाम आपका जो है उस नाम से कर सकते हैं। तो 3 प्रोविजन है उसके अंदर, उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि परिवार का कौन कौन सा सदस्य आपके साथ मतलब उसमें रजिस्टर हो चुका है। फिर बाकियों के लिए फिर हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का प्रोविजन है। ओके, मैं इससे अनुभव था नहीं मेरे को, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक मेल भेजी थी और उस मेल के द्वारा मुझे वापस इंफॉर्मेशन दिया गया और अकाउंट से फिर मेरे पास फोन आने के बाद मैं इसमें जुड़ा हूँ, इसके अभी सदस्य हूँ। मेरी रसीद कटी नहीं कटी मुझे पूरा आइडिया नहीं है अभी। करेंगे सर, मेरे फ्रेंड सर्कल है, हम सब इस मुहिम में साथ देने के लिए पूरा तैयार हैं, क्योंकि हमारा विश्वकर्मा समाज जो है, हम सर एक बहुत बड़ा पूरा नाम उभर के आए और हम जैसे नवयुवक आशीर्वाद दीजिएगा, हम पूरा सहयोग करेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल साथ हैं, हम सब मिलके इस काम को करेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना है और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारा कर देंगे, मुझे ये विश्वास है। इसके लिए आप मेरे को एक रिक्वेस्ट डालना, फिर मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा आपको, तो लॉगिन में आपको कैसे चेक करना वो सिखा दूंगा मैं। और दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हॉस्पिटल वालों ने माला और सभी को पहचाना और वो लोग ये बात माने कि रवि और किसी भाई को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हाँ दीपक जी। जी सर। कैसे हो? जय श्री विश्वकर्मा, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा मीटिंग अटेंड करके। हाँ करा करो, हमें भी आप लोगों की जरूरत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी मुहिम है सर। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और बांसवाड़ा जिले से बिलोंग कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे अभी हमारे समाज में जैसे बांसवाड़ा जिले में जो 4 चौकरे आते हैं हमारे समाज में, मतलब कि पिछले 4 साल पहले एक मुहिम चलाई थी कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई बच्चा है जिसको मतलब कि एजुकेशन की जरूरत है और परिवार की माली हालत खराब है ना, घर में माँ बाप अगर हो नहीं या स्थिति खराब है, तो फिर हमने क्या किया था, फंड एकत्रित करके उस बच्चे को मतलब कि ट्रेनिंग करवाई। और पूरे समाज के लोगों ने, मतलब सारे युवा इकट्ठे हुए थे और युवाओं ने मतलब कि मिल करके इस काम को अंजाम दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद जैसे उस बच्चे को बीएड करवाई और बीएड करवाने के बाद उस बच्चे से वादा किया कि बेटा ये जैसे समाज की ओर से तेरे को मतलब इतनी सहायता मिल रही है तो तू समाज का नाम रोशन करना। और उस बच्चे ने वही किया और आज वो बच्चा सेकंड ग्रेड टीचर है। तो ये हमारे अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सर ऐसे कुछ मतलब कि युवाओं को जोड़े जो मतलब कि ऐसे मतलब कि अगर हमारे समाज में किसी भी परिवार में खुदा ना खास्ता कोई आपत्ति आ जाए तो
तो उस समय पूरा समाज उस परिवार के साथ रहे तो परिवार वालों को भी थोड़ी सांत्वना मिले, सहानुभूति मिले, उनको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो सब फंड भी एकत्रित हो जाए आपदा के लिए। हमारी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए मतलब मुहिम होनी चाहिए। हाँ, तो युवा चाहिए ना भैया, युवा आगे आएंगे तो युवाओं को अधिकार दिया जाएगा। ये जितने भी बातें मैंने की है, ये सारी युवाओं के अधिकार क्षेत्र में भी आती हैं। ठीक है। और जैसे आप सहायता की बात कर रहे हो, सहायता के अतिरिक्त हमारा विजन है कि हम उनको स्वावलंबी बनाएं। तो उस और हमारी व्यवस्था काम कर रही है। इसमें मेरा विश्वास है जितना युवा लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भागदौड़ की एनर्जी जितनी उनके पास है उतने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके पास उतनी नहीं होती। उनके पास तजुर्बा होता है। तो बड़े लोगों का तजुर्बा और आप लोगों की एनर्जी दोनों का जब मिलन होगा तब जाके यहाँ पे क्या कहना चाहिए, एक आग लगेगी जिससे कि ये परिवर्तन की हवा बहेगी। तो ये चीज हमें इस व्यवस्था के माध्यम से देनी कि कोई भटके भी ना, लक्ष्य की तरफ सारे बढ़े और मिल के बढ़े, एक व्यवस्था के तहत बढ़े, तो फिर ये सभी के लिए लाभप्रद होगा। ये 5 परिवारों की बातें मैंने करी है, इसीलिए करी है क्योंकि हम हर सदस्य तक पहुंचे, हर सदस्य की जानकारी हमारे पास एक व्यवस्था के तहत पहुंचे। अगर उसका लोकल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर इकाई उसका सॉल्यूशन ढूंढे। इकाई के पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर वो अब ऊपरले लेवल पे पहुंचे, मतलब किसी लेवल पे तो हम उसका सॉल्यूशन दे पाए उसको। ये व्यवस्था के तहत ही ये सब चीजें होनी है। ओके सर, अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू महासचिव महोदय जी, युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति को भी जोड़ दिए हैं सब। भाई, मातृशक्ति, युवती शक्ति, युवा शक्ति, सभी की जरूरत है, क्योंकि समाज में सभी का समागम है, समाज में सभी का समागम है, तो ये सब मिल करके करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ जी गिरीश जी, ख्याल से हो गई पर्याप्त बातें, समापन करें। सर एक मेरा जितेंद्र जी को कुछ बोलना हो तो। हाँ बोलो प्लीज। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आवाज। राजसमंद से कौन है? राजसमंद से वो है नरेंद्र जी है, युवा अध्यक्ष साहब, उनको भी बोलवाना। उनको 2 शब्द बोलने के लिए बोलो ना यार। हाँ, अभी युवा है, वैसे भी युवा है, अपने युवा के है ना, वो कर सकते हैं आराम से। हाँ जी जितेंद्र जी आवाज बोलिए आपकी। जितेंद्र जी आवाज। सर जी नमस्ते। नमस्कार। आवाज खोलें, आवाज खोलें, आवाज बंद है। आवाज खोलो भाई, आवाज खोलो। हाँ सर, महासंगठन की बागडोर तो वैसे युवा के हाथ में जानी है। सर, हमें जैसे किस रक्तदान अगर करना हो तो इस महासंगठन के आधार से इसके नाम से रक्तदान शिविर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप अपनी इकाई को, हमें भी आशा है कि एक बार हमके भी इस संगठन के नाम से एक बार रक्तदान शिविर भी हो जाए तो और लोगों को, युवा में जागृति और पैदा हो जाएगी। देखो, ये सारा अधिकार आपके हाथ में दिया हुआ है। आप जो भी इकाई में जुड़े हुए लोग बाग, अपने जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं इकाई के अंदर, आप आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करो इस चीज की, और अगर आपको लगता है हाँ ये हम कर सकते हैं तो कर डालो उसको, समाज के हित में। जो भी कार्य समाज के हित में आपको करने की आजादी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सर मेरा एक निवेदन है। हाँ बोलिए।
सर एक तो सरकार द्वारा योजना चल रही है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड अपन कामगारों के लिए बहुत लाभ फायदेदार काम है। उसमें कोई सरकार कुछ पैसा भी डालेगी और ई श्रम कार्ड हैंड टू हैंड मिल जाता है। नहीं वो ठीक है। ई मित्र पे जाते हैं, अपना आधार कार्ड और खाता डायरी और अपना फोटो ये लेकर जाते हैं, तो ई श्रम कार्ड अपन को तत्काल हाथ में मिल जाता है। और ई श्रम कार्ड के आधार पे अपन को हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी मिलती है साहब। हाँ नहीं ठीक, जिस भी साथी को इसकी पूरी जानकारी है उसके माध्यम से इस चीज को आप लागू करवा दीजिए। ई श्रम कार्ड भैरूलाल जी जुड़े हुए थे अपने साथ, गिरीश जी। हाँ भैरूलाल जी है ना, भैरूलाल जी जुड़े हुए थे अपने साथ, वो ई मित्र है उनके पास, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर जानकारी रखते हैं इस चीज की। भैरूलाल जी मावली। अच्छा, आईटी सेल में लिए इनको अपन ने। हाँ तो उनकी मदद लीजिए और ये कार्य करवाइए जो कांतिलाल जी बोल रहे हैं। हाँ सर, वो तत्पर बीमा है इसमें, और थोड़ा सा अपंग हो जाता है तो 1 लाख रुपया वैसे ही सरकार देती है। और नहीं वो ठीक है, कई प्रकार की सुविधा है उसके अंदर। बिल्कुल। और शिक्षा के लिए बच्चों को छठी पास होने के बाद बच्चों को 8,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलती है। हाँ बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा स्कीम है ये। और इस श्रम कार्ड अपन को बनवाना है, घर के अंदर दोनों पति पत्नी है तो दोनों को बनवा देना है। अपन मजदूर हैं तो मजदूर आते हैं तो बनवा देना है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और मैंने तो यहाँ घूम फिर करके सब जगह बनवाए हैं, हमारे बांसवाड़ा तो बहुत सारे बनवा रहा हूँ, मैंने अभी कर भी रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। समाज के अंदर ये जागरूक होकर के बनवाना है। अभी देखो, अभी इसी बात से आपकी ये बात भी पूरी होती है। जब हम 5 परिवार की जिम्मेवारी ले रहे हैं तो हमें उन 5 परिवारों में कम से कम ये पता है कि किस परिवार में इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो उस आवश्यकता को भैरूलाल जी के माध्यम से पूरा करवाया जा सकता है, या कांतिलाल जी को की करवा चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है इस चीज का, उनसे राय लेके, उनसे हेल्प लेके, गाइडेंस लेके, हाँ उनसे गाइडेंस लेके आप इस चीज को। हाँ जी। तो ये जितने भी लोकल अध्यक्ष हैं कांतिलाल जी, उनको फोन करके आप इस बात के निर्देश दीजिए, उनको गाइड कीजिए कि किस प्रकार से कार्य करना। बिल्कुल साहब, जी बहुत अच्छा सुझाव, बिल्कुल कहूँगा। और वर्कशॉप द्वारा भी मैं भेज दूंगा सबको। हाँ जी भेजिए, सहायता कीजिए। राइट। जितेंद्र जी और जुड़े हुए हैं अपने सागवाड़ा से, अगर वो भी बोलना चाहे तो कुछ। जितेंद्र जी सागवाड़ा। हाँ सर, आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा जितेंद्र भाई। बस अभी तो सभी बातें आप सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बताई है। आगे अगली वर्चुअल मीटिंग में कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर, हर 15 दिन में एक मीटिंग का आयोजन कीजिए, तो ये जल्दी समाधान भी मिलेंगे। ठीक है सर। अब तो और कोई, पंकज जी सर हमारे उदयपुर जिला अध्यक्ष जी। हाँ जी, आप भी कुछ विचार आपके रखना चाहो तो ठीक रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ लोगों की बातें सुन के ये तो जानकारी हो गई है कि किस दिशा में काम करना है। कोशिश करेंगे छोटे छोटे। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। मैं आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। वैसे मैं सर ये बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हमारे समाज में सर ये आटे साटे का जो सिस्टम हो रहा है, क्या है ये बताओ थोड़ा। सर ये मतलब हम ये होता है कि सर लड़की के बदले लड़का, जैसे कहीं अपने शादी करने जाते हैं किसी लड़के की सगाई, तो उनके घर वाले बोलते हैं हमें भी लड़की चाहिए, मतलब यूं।
तो सर ये आटे साटे के चक्कर में सर कितने परिवार तो बिगड़ चुके हैं, अपने समाज में ज्यादातर हो रहा है। हाँ, तो आप इसको बढ़ावा मत दें। हाँ सर, वही मैं सुझाव मतलब चाहता हूँ सर, ताकि इससे सर क्या मतलब इसको रोके कैसे जाए सर, सबके मतलब इसको सुधारे कैसे जाए? जो अपनी इकाइयां हैं उसकी जब आप लोकल मीटिंग लेना शुरू करेंगे, जब ये कोरोना काल थोड़ा सा छट जाए और हम मीटिंग लेने के योग्य हो जाएं, तो आपस में बैठ के जब इस पे चर्चा करेंगे तो आपको बेहतर आयाम मिलेंगे उसमें, क्योंकि लोकल समस्या को लोकल तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वही वो तो गलत सर, है। मतलब इसमें कितने परिवार बिखर रहे हैं इसके चक्कर में भी हम मतलब यहाँ हाँ, पर एक जगह था ऐसा हुआ था जोधपुर में। हाँ, समाज की बात है वो सर, लड़की डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। बोलो नहीं, जो गलत है भाई वो गलत है, ठीक है। और ये हम चर्चा के माध्यम से, ऐसे उदाहरणों के माध्यम से ही हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये नहीं करना है। सर ये तो वैसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो निपटा ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं निपटा है। हाँ, नहीं बोलने वाला है तो ठीक है, मगर थोड़ा सा अगर हम आवाज भी उठाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस इतना ही। सर वही सर वो सर अब सबका मतलब समर्थन मिले तो सर आवाज ही करेंगे। आजकल तो जैसे हम युवा करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कोई प्रेशर आ जाए, कोई समर्थन नहीं करे बड़े बुजुर्ग लोग, तो फिर वो सर दिक्कत आ जाती है हमारे लोगों को। वो थोड़े दिन रिश्ता वापरते हैं, फिर बाद में बिगड़ जाता है बस। हाँ, तो सब मिल के इसका समाधान कर सकते हैं। चर्चा करना चाहता था पहले भी सर, ये मुद्दा मैंने इन साहब को बोला था, मतलब तो ये बोले तो धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है हमारे समाज में, और हमारे इधर तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि ताकि आटा साटा मतलब लड़की के बदले लड़का दो, या लड़कों को लड़की चाहिए, मतलब घर पे बिठा के रखा, सगाई नहीं करनी लेकिन हम लड़के को चाहिए। और इसमें कितने परिवार तो बिगड़ चुके हैं हमारे। नहीं, गलत है। तो वही सर हम यूँ चाहते हैं ताकि सर ये मुद्दा समाज के लेवल पर उठे और इसका कुछ हल हो। हाँ, तो लोग वही स्थानीय इकाइयां जब आपस में इस बात पे चर्चा करेंगी तो ये बात बड़े समाज के स्तर में फैलेगी ये बात, और तब अवेयरनेस आएगी। और जहाँ पे ये समर्थन सबका मिले। देखो एक बात बताऊं, जब हम स्थानीय इकाई में ये चर्चा कर रहे हैं कि गलत है और हमें इसका रोक करना है, तो जो कर रहा होगा ना वो भी नहीं करेगा, उसे पता है विरोध हो जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा अगर वेट कर लो, ये कोरोना काल खत्म हो जाए, मीटिंग करने की अनुमति मिल जाए कि हाँ भाई 40-50 लोग मिलकर बात कर सकते हैं, तो फिर आप इस चीज को एक बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं, स्थानीय इकाई से ले जा सकते हैं। लोकल हर लोकल बॉडी के अंदर इस बात पे चर्चा समर्थन सबका मिले सर, इस मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूँ। और सर ये एक तरह की सर कुरीति बन चुकी है, ऐसा मान लो सर। हाँ, ये कुरीति ही है, ये कुरीति का रूप ले लिया है। हाँ, तो इसके ये विरोध हमारे में इधर उदयपुर में 3-4 जगह हो रहा है ये ऐसा। हाँ, तो इसके विरोध में हमें आवाज उठानी है। तो जब विरोध की आवाज बढ़ने लगेगी तो फिर ये चीजें अपने आप कम होती चली जाएंगी। हाँ जी, अशोक जी, अशोक जी आवाज खोलें। हाँ जी, अपना वक्तव्य दें। मेरे जानने अभी जो ये बात चर्चा चली है, हाँ, तो ये बहुत ही शर्मनाक वाली बातें हैं। तो हम चाहेंगे कि अपना संगठन वहाँ सारी एक सभा हो, अपने जितने भी समाज के जितने साथ जुड़े हुए हैं लोग, हम वो सारे एक साथ इकट्ठे हों और इस बात को पूरे हाईलाइट करें, ताकि औरों को भी ये पता लगे कि ये समाज अगर कुछ तो हाईलाइट कर रहा है उसको, और उस परिवार को हाईलाइट करेंगे तो उससे पता लगेगा कि दूसरे लोगों को भी ये संदेश जाएगा कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो शायद अगले कदम ना उठाएं। हाँ, वही। तो
हाँ, तो संगठन का अपना ये है, तो संगठन का मतलब ही यही है हमारा कि एक साथ सब लोग एक साथ आवाज उठाएं, सब लोग एक साथ। सर मैं सर यही बात बोलना चाहता हूँ। अभी सर एक जगह ऐसा हो गया कि अभी जैसे उन्होंने पहले भी आटा साटा किया, उनके लड़की और लड़के के बिगड़ गया, उन्होंने क्या किया कि उनके जो लड़की की शादी कर रही थी वो भी घर तोड़ दिया, क्या उनको भी नहीं भेजा। अब उन लड़के लड़की की क्या गलती है, दूसरे के चक्कर में वो हो गया। ये ऐसा चल रहा है तो नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप जब तक ये करो, जब तक ये कोरोना काल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो उस समय हम लोग आएंगे, पूरी संगठन की तरफ से पूरी एक टीम आएगी और वहाँ जो भी सुझाव होंगे और जो भी इसका बेस्ट से बेस्ट होगा वो हम उसको वहाँ करवाएंगे उसको। हाँ सर, बस यही चाहता हूँ ताकि ये कुरीति का सर रूप नहीं ले समाज में, सर इसका सुधार हो बस। इसीलिए जी यही हम बात कर रहे हैं सर, एक के चक्कर में दूसरे की सर जिंदगी बिगड़ जाती है पूरी सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज हमें रोकनी है, ये चीज वही सर ये बात रोकनी है। तो तब तक आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, आप जब तक जितना भी हो सके आप लोगों की तरफ से स्थानीय स्तर पे अवेयरनेस करें, स्थानीय स्तर पे अवेयरनेस हम लोग आके वहां से इसको हम करें कि इस तरीके से संगठन दिल्ली से कोऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से वो हो रहा है, तो आएंगे तो आपको साथ पता नहीं क्या होगा, मतलब उस तरीके से उसको भयभीत करें उसको, ताकि वो समाज दूसरा समाज ना करे या वो परिवार ना करे वो। तो थोड़ा सा रखिएगा। हाँ, ये सर हम मान लो मैं समझाने जाऊँ तो सर हमको ये बोलेंगे आप ज्यादा नहीं समझते, ये हो जाएगा फिर। आप अकेले नहीं समझा सकते, हम अकेले नहीं समझा सकते, आपकी स्थानीय हम अकेले नहीं समझा सकते, पूरा संगठन होके एक साथ समझाएगा। जैसे लाइक पंचायत, जैसे हम लोग बोलते हैं गांव में, वो पंचायत की टाइप जिस तरीके से, तो हमारा मानना ये है कि उस तरीके से करें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ हो रहा है, तो हम लोग आके कोरोना के बाद और हम लोग जो भी इसका समाधान होगा सब मिलके बैठ के उसका समाधान निकालेंगे। हाँ सर, ये चाहते हैं ताकि समाधान निकले। वेरी गुड, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, सब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब हमें गर्व है इस बात से कि हमारे समाज के विश्वकर्मा समाज के इतने लोग जुड़े हैं और संगठित हो रहे हैं और धीरे धीरे सब आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि पूरा विश्वकर्मा समाज, हमारा संगठन एक होगा, एक छत के नीचे होगा, तो हमें बड़ी खुशी होगी इस टाइम की, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी ये पता लगेगा कि एक समाज है तो इस तरीके से वो हर चीज की आवाज उठाता है। तो वो भी बहुत जरूरी है नई जनरेशन को लाने के लिए, और जो कोशिश करें महिलाओं को साथ लेके जरूर चलें। हमारी भागीदारी महिलाओं की भी बहुत है, चाहिए हमारे उसमें, और सबसे ज्यादा युवाओं की होनी चाहिए। युवाओं में चाहे महिला है, मेल है चाहे फीमेल, कोई भी युवा हो, उससे कोई वो नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी साथ लेके चलेंगे, ताकि मातृ शक्ति एक शक्ति होती है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक मातृ शक्ति कुछ ना हो, तब तक साथ में ना हो। तो मेरा यही मानना है, यही मेरा कहना चाहूंगा मैं सबको कि मातृ शक्ति को साथ लेके चलें। यस, जरूर। हाँ जी उधम जी। बाबू जी, ठीक है साहब जी। जी हाँ, अपना वक्तव्य दें उधम जी। हाँ जी, जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। अभी जैसे सभी ने अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव रखे हैं, सभी इसके अभिवादन के योग्य हैं। हमारी जो संगठन का मेन उद्देश्य है वो, जैसे पहले ही हमारे महामंत्री जी ने बताया था, कि सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक जब हम इकट्ठे होंगे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे, समाज की अच्छाइयों को उजागर करेंगे, तभी हम किसी ना किसी रास्ते पर चलेंगे। और जब संगठन बढ़ेगा तो राजनीतिक तौर पर अपने आप में हम जो है ना प्रबल होते चले जाएंगे। अभी कई चीजें जैसे बताई, शिक्षा पर है, आर्ट एंड कल्चर है, तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है और छोटे स्तर पर हम अपने को एक हाईलाइट करने के तौर पर, जैसे आपने हमारे महासचिव जी ने सुझाव दिया था कि कोई बच्चे कोई क्रिएटिव बनाते हैं, कोई आर्ट है, ड्राइंग है, कोई और कला है उसके अंदर, तो उसको निखारें। उसको पहले अपने 10-20 परिवारों में, जिला स्तर पर, शाखा स्तर पर
उसे लाके हाईलाइट करें, तो एक तो हमारे को माध्यम मिल जाएगा, देखो हम ये काम कर रहे हैं। और जब हम वहाँ इकट्ठे होंगे तो जनगणना में हमारे को सहायता मिलेगी, वही 10-10 रुपए की पर्ची भी कटेंगी सभी, और गिनती भी बढ़ेगी हमारे संगठन। इसी तरह अपने हमारे प्यारेलाल जी हैं जो काफी अनुभवी हैं और कर्मठ हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया था कुछ शिक्षा के बारे में। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमने कईयों को सहयोग करवाया है, महासभा का उदाहरण दिया था, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि महासभा के पास भी कोई ऐसा फंड है या महासभा ने भी किसी को इस तरह से दिया है। एक महासभा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से व्यक्तिगत मदद करते हैं, वो ही मुझे लगता है प्यारेलाल जी ने उनको ढूंढा और उनसे उनकी मदद करवाई। तो यही काम हम अपने प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, महासंगठन के प्लेटफॉर्म पर। और एक ये होगा एक युवा शक्ति के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने मिसाल दी है इसकी, अपना ब्लड डोनेशन की। ब्लड डोनेशन में संपर्क चाहिए, हॉस्पिटल टीम से, बैंक से, ब्लड बैंक वालों से, इनसे संपर्क चाहिए। और उसके बाद युवा शक्ति बहुत है हमारी जो आगे से अच्छा काम करना चाहती है, वो भी हाईलाइट करेंगे। तो जब तक हमारी एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगी, हमारे महासंगठन का प्रचार प्रसार तब तक नहीं बढ़ेगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कोरोना काल में थोड़ा सा दबे हुए हैं और बाहर जो है निखर कर नहीं आ रहे हैं, या विस्तृत उस पे प्लेटफॉर्म पे कोई मीटिंग सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम अपने उद्देश्यों को समझा सकें, जिससे हम अपने कार्यों को गिनवा सकें। तो अभी मेरा सुझाव यही है कि छोटी एक्टिविटी तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, अपने 15-20 आदमी तो इकट्ठे होके, चाहे शाखा में हो या जिले में इकट्ठे हो जाए। जिले में किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया अपने मार्क्स लिए हैं, बहुत बढ़िया और कोई काम किया है, उसको हाईलाइट करें। आपको 10 लोग और सराहेंगे, देखो भाई उनको जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारा ये जो महासंगठन है ये बहुत आगे तक की सोच के चल रहा है। अभी थोड़ा सा दबा हुआ है क्योंकि व्यक्तिगत कार्यकलाप नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे की जानकारी जिस तरह वर्चुअल मीटिंग में ले रहे हैं, उनके सुझाव, उनके परामर्श, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहता हूँ इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े जो मीटिंग में भी, तो भी इसका बहुत फल मिलेगा। धन्यवाद। प्यारेलाल जी कंक्लूड करें। आदरणीय सभी समाज बंधु एवं महासचिव महोदय, उधम सिंह जी एवं सभी कार्यकर्ता और सभी जिलाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंदर ना आपको अपने जिले के, अपने तहसील स्तर पर अगर कोई भी टीकाकरण से वंचित रहा हो तो उसको जरूर उसको ले जाके जहाँ भी सेंटर खोले वहां पे ये टीकाकरण जरूर करवाए, जिससे ये आज पिछले 2 साल से जो हानि हो रही है, मृत्यु हो रही है, जनहानि हो रही है, इससे ये बच सके। आज की तारीख में भी उधर राजस्थान के अंदर हजारों केस निकल रहे हैं, तो ये इसका एक बेड़ा उठा है अपना महासंगठन, और लोगों को टीका के लिए जहाँ पे भी उपलब्धता है वहां ले जाकर टीकाकरण कराए या इनको गाइडेंस दे। और मेरा ये कहना है और सभी से मेरा एक अनुरोध है, मैं महासचिव साहब से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि ये जो अपने युवा अध्यक्ष के लिए या युवा कार्यकर्ता के लिए क्राइटेरिया बना रखा है कि 30 साल से, मेरा एक निवेदन है कि 30 से इसको 35 या 40 के बीच में किया जाए, जिससे क्या है कि कुछ लोग बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं तो वो इससे वंचित रह रहे हैं, वो बड़ी कार्यकारिणी के अंदर आते हैं और युवा का वो सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप निवेदन है कि कम से कम 35 साल तक इसकी एज की जाए। 30 साल की, और धन्यवाद है मेरे तरफ से। 28 से 30 साल के एज को अगर आप अध्यक्षता देते हैं तो 5 साल के कार्यकाल के अनुसार वो 35 साल तक ही जाएगा। नहीं, 35 साल के
को अपन अगर इन्हें क्राइटेरिया बनाएंगे तो 35 और 40 साल के बीच में वो है ना जो युवा से वंचित निकल जाएगा बाहर। तो इस पे विचार किया जा सकता है। सर मैं भी कहना चाहूंगा। हाँ जी। जो सर 25 से 28 साल का युवा होता है उसमें खुद को एस्टेब्लिश कर रहा होता है, वो उसमें जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, उसको एस्टेब्लिश करे। उसके बाद वो सोचने की स्थिति में आता है तो 31, 32, 33 में ही आता है जब वो दूसरे के बारे में सोच पाता है। तो वो प्यारेलाल जी की बात बिल्कुल सही है। तो जब तो क्या है जो वाकई में काम कर सकते हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है। 35 और 40 वाली एज सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसी एज में वो काम करने की इच्छा जताता अपनी। हमारी सोच ये थी यहाँ पे कि जो बच्चा सोशली एक्टिव है वो कॉलेज में ही एक्टिव हो जाता है और फिर वो इसी रास्ते निकल जाता है, और जो बात तो सही। हाँ, और जो किसी और लाइन में रहता है, सोशली एक्टिव नहीं होता, फिर वो अपने करियर में ही बिजी रहता है, वो उसको फिर दिन रात की होश नहीं रहती, उसका सहयोग उस प्रकार से नहीं मिल पाता। तो वो एक फर्क है बता। हाँ जी। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, इधर है ना जब दिल्ली है, एमपी है, ये क्या ये सब बिजनेस लाइन में, एजुकेशन के लाइन में है बच्चे, और हमारे राजस्थान के अंदर 90% सब बिजनेस लाइन में आते थे। तो यानी कि वो 25 साल और 30 साल के 25 साल के होते ही वो है ना ये तो काम करने चला जाएगा, कहीं कारपेंटरी काम करेगा, कहीं मार्बल का काम करेगा, कोई काम करेगा। तो वो क्या उस आदमी को अब तक वो ज्ञान नहीं आता है, वो ज्ञान आता है तब समाज को कैसे चलाना है, तो वो 30 साल की एज के बाद में सीखता वो। नहीं वो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। के बीच में उसको वो सही मिलता है, अनुभव मिलता है। पॉलिसी डिसीजन है, किसी मीटिंग में हम इसको ले लेंगे। बिल्कुल सर। हाँ आप इसको नोट कर लेना है। हाँ पॉलिसी डिसीजन किसी मीटिंग में ले लेंगे। समापन के लिए मैं आपसे निवेदन, हमारे अध्यक्ष महोदय, संभागीय अध्यक्ष महोदय जिससे देवीलाल जी साहब जुड़े हुए हो, समापन का मैं उनको आग्रह कर दूं। देवीलाल जी वीडियो खोलें। सर जय विश्वकर्मा जी की जय श्री विश्वकर्मा। आदेश करिए सर। सर आप से निवेदन है कि आप अपने 2 शब्द। सर 2 शब्द तो हम तो कहें, नहीं सर, हम 2 शब्द क्या कहें, हमारा तो आपका मार्गदर्शन जो मिल रहा है और उस मार्गदर्शन को हमको यहाँ लेके चलना है। हम वहाँ के लिए क्या मार्गदर्शन दे सर? अपना वक्तव्य तो देंगे ही भाई। जी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं वहाँ के लिए क्या मार्गदर्शन दूं? हमको तो आपका मार्गदर्शन मिले, उसको हमको यहाँ यूज करना है। हाँ ठीक है, वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। उसमें भी अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या नहीं बहुत बढ़िया है सर, आपका जो मार्गदर्शन है बहुत ही बढ़िया है, और आप वैसे भी सब सीनियर हैं और बहुत अच्छा ही मार्गदर्शन चल रहा है आपका, और उसमें हमको चलना ही है। ठीक है। अभी बहुत बढ़िया सर। एक मैंने आज थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और डाली थी, गिरीश जी के ऊपर एक नंबर डाला था मैंने। बॉम्बे के हैं गणेश लाल जी, एक अध्यक्ष बने हुए हैं, वहाँ के एक ट्रस्ट चला रखा है उन्होंने विश्वकर्मा समाज का। नवी मुंबई के हैं गणेश लाल जी सुतार करके। अच्छा। तो उन्होंने क्या है कि प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 500 सदस्य बना चुके हैं वो। तो उनका प्रयास ये है कि कहीं न कहीं जाके ना अपन राजनीतिक की तरफ अगर चले तो अच्छा रहेगा इन करके। तो उनकी मुलाकात किसी बंदे ने मेरे को करवा दी, आज बॉम्बे से यहाँ मेरे से करवाई थी। मेरे से मुलाकात हुई, फिर मैंने उनको सब विवरण अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के बारे में उनको पूरा बताया था। उनका कहना ये था कि मेरे को खुद को उसमें मेरे पूरा ये मतलब ट्रस्ट उसमें जोड़ना है अखिल भारतीय में। आज मैंने गिरीश जी से कह के रिक्वेस्ट करके उसमें नंबर महाभारत में अपना अखिल भारतीय भारत जो अपना बना हुआ है ग्रुप, उसमें तो मैंने उनका नंबर जुड़वाया है, लेकिन फिर भी मैं कल आपको उसको पर्सनल बात करवाऊंगा, कांटेक्ट नंबर आपको दूंगा, तो आप जरा उनको सेटिस्फाइड करवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है। और बहुत ही बढ़िया अध्यक्ष बने हुए हैं। जी जी अपने सर मैं देवीलाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ, बीच में ही बोल रहा हूँ।
जी जी कि अपने जो गणेश लाल जी ने आज आपको मतलब जो बात होती है और जुड़े हैं वही संगठन से जी जी कि महाराष्ट्र के अंदर है ना, महाराष्ट्र के अंदर है ना जो शिव लाल जी करके एक जी शिव जी लाल जी सुथार है, वो है वहाँ जी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है और वो जी सर राजनीतिक से लगा के सभी तरह से सक्षम है। तो आप जी उनसे भी इन्हें कांटेक्ट करके वो राजनीति में जुड़ सकते हैं। उनसे तो जुड़ वो मैंने बात करी सर उनसे, लेकिन उनको एक बार उनको खुद को अपना सेटिस्फाइड होने के लिए पहले अपने क्या है राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी से उनसे मुलाकात होगी तो बिल्कुल कम से जरूर। कम जी 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 जरूर। हाँ तो उनको क्या थोड़ा दिल में यूं लगे कि कार्यकारिणी के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर उनसे बात करेंगे। जी 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 तो गायत्री मंत्र बोलेंगे सब और उसके बाद मीटिंग समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सबको नमस्कार। प्रिंस साहब को शुभ रात्रि। थैंक यू।